हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। अपने मन में कुछ देर पहले की बात याद करके डरने लगे कि कैसे जुनैद की सर्जरी अरेंज करने के बाद डायरेक्टर होने के नाते वो और भी बहुत सारे काम करने थे। जब से अमन यहां आया था तब से उनके पास बहुत सारा काम था, पर जुनैद की सर्जरी ठीक से होगी या नहीं, यही सोचकर वह बहुत ज्यादा परेशान थे और उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। और थोड़ी देर पहले ही उनके एक असिस्टेंट ने उनके केबिन में आकर उन्हें बताया था कि हॉस्पिटल के बैकग्राउंड में बहुत सारे अनजान लोग हाथों में बंदूक लिए हॉस्पिटल की तरफ ही आ रहे हैं। जैसे ही कुतुब ने यह बात सुनी तो उनका पूरा शरीर पसीने में भर गया और डर के मारे उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने अपनी पेंट गीली कर दी। इन सब लोगों को जुनैद की सर्जरी वाले फ्लो पर देखकर तो कुतुब की हालत ही खराब हो गई थी। इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्पिटल जल्दी ही बंद होने वाला है। कुतुब को लग रहा था कि यह सारे लोग रुद्र के आदमी हैं और सर्जरी में परेशानी खड़ी करने के लिए आए हैं। अगर ऐसा होता है और सर्जरी में कोई भी दिक्कत होती है तो इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर होने के नाते सबसे पहले अमन उनकी गर्दन पकड़ेगा और हो सकता है कि जुनैद की सर्जरी ठीक से ना होने का इल्जाम अमन कुतुब पर लगा दे और उनकी ये पोजीशन, उनका रुतबा और यहां तक कि उनकी जान भी छीन ले। यही सब सोचकर कुतुब ने अपने हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड को ऊपर भेजा ताकि वे लोग जाकर मामला संभाल सके। हालांकि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें नीचे की फ्लोर पर ही रोक दिया था, क्योंकि रेहान ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि उसकी परमिशन के बिना एक मच्छर भी ऊपर नहीं आना चाहिए और इस वजह से कुतुब को भी ऊपर की बिल्डिंग में नहीं आने दिया गया था। हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वे नॉर्मल गार्ड थे। उनमें इतनी स्टेमिना नहीं थी कि वह टाइगर सिक्योरिटी गार्ड का मुकाबला कर सकें। इसीलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के सामने झुकना पड़ा। और कुछ देर बाद जब रेहान का ऑर्डर इन टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को मिला तो वे सब लोग एक साथ हॉस्पिटल छोड़कर वापस आइलैंड की तरफ जाने लगे। उन सब लोगों को वहां से जाता हुआ देख कुतुब ने चैन की सांस ली। वे डरते डरते ऊपर के फ्लो की तरफ गए ताकि देख सके कि कहीं जुनैद की सर्जरी में कोई दिक्कत तो नहीं आई है। पर ऊपर आकर जब उन्होंने देखा कि सब कुछ सही है और अमन और रेहान भी नॉर्मल टोन में बात कर रहे हैं, तब जाकर कुतुब की सांस में सांस आए। और तभी हिम्मत करते हुए कुतुब ने रेहान से पूछा, सर सब कुछ ठीक है ना? अभी अभी यहाँ काफी भीड़, कुटुंब इससे आगे अपनी कोई बात कह ही नहीं पाए। कुटुंब को इतना परेशान देखकर रेहान ने उनसे कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। रेहान का ऐसा जवाब सुनकर कुतुब ने अपने मन में सोचा, ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? इतने सारे लोग ऐसे ही तो नहीं आए होंगे ना? जरूर यहाँ अभी अभी कुछ बहुत बड़ा हुआ है। पर रेहान जानबूझकर उन्हें कुछ बता नहीं रहे हैं। तभी कुतुब की नजर ऑपरेशन थिएटर के गेट की तरफ गई जो खुला हुआ था। उसे देखकर कुतुब ने रेहान से एक बार फिर पूछा, सर्जरी आराम से हो गई ना? और सर्जन विश्नोई कहां है? कुतुब ने भले ही इनडायरेक्टली रेहान से यह सवाल पूछा था, पर अभी भी उनके मन में यही डर लगा हुआ था कि उनके हॉस्पिटल में जुनैद के साथ कुछ गलत ना हो गया हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके जो भी परिणाम होंगे उन्हें कुतुब कभी भी उठा नहीं पाएगा। कुतुब का सवाल सुनकर रेहान ने उनसे कहा, किस्मत से सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई है। जैसे ही डायरेक्टर ने यह बात सुनी तो उन्होंने सुकून की सांस ली। हालांकि उसके बाद जो रेहान ने उनसे कहा उसे सुनकर डायरेक्टर का तो दिल एकदम से रुक गया और उनका कलेजा लगभग बाहर आने को हो गया। और उसने बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहा, क्या सर्जन विश्नोई दिल्ली गए हैं? अगर उन्हें दिल्ली जाना था तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? रेहान को इस वक्त ज्यादा सवाल जवाब में नहीं पड़ना था, इसीलिए उसने कुतुब से कहा, आपको सर्जन विश्नोई से जो भी बात करनी है आप अकेले में उनसे कर लीजिएगा। वह आपको बता देंगे कि वह दिल्ली क्यों गए हैं। इतना कहकर रेहान वहां से चला गया। असल में रेहान कुतुब को इतने अच्छे से नहीं जानता था, इसीलिए उनके साथ रेहान की कोई खास अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं थी। इसलिए उसको लगा कि उसे कुछ भी एक्सप्लेन करके कुतुब को बताने की जरूरत नहीं है। और फिर सर्जन विश्नोई रुद्र के साथ दिल्ली गए हैं और इस मामले से रेहान का कुछ खास लेना देना भी नहीं है, क्योंकि रुद्र एक थर्ड पार्टी है और वह किसी और के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता था। रेहान को इस तरह जाता हुआ देखकर कुतुब को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया। जुनैद के खातिर सर्जन विश्नोई को यह बुलाने के लिए कुतुब ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और अब विश्नोई का उन्हें यूं बिना बताए दिल्ली चले जाना उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था।
रेहान ने उन्हें कुछ भी बताने से मना कर दिया था। इसीलिए इस वक्त उनके पास एक ही रास्ता था और वह यह था कि वह खुद विश्नोई को फोन करके पूछ ले। वहीं दूसरी तरफ रेहान जुनैद का हाल जानने के लिए डॉक्टर और नर्स को फॉलो करते हुए उनके इमरजेंसी वार्ड में चला गया था, जहां जुनैद को रखा गया था। बिकॉज ऑफ द एनेस्थीसिया जुनैद इस वक्त काफी गहरी नींद में सो रहा था। हालांकि डॉक्टर ने रेहान और बाकी सबसे कह दिया था कि सब कुछ ठीक है और जुनैद के होश में आने के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। जुनैद की सर्जरी अच्छे से हो जाने के बाद कहीं जाकर रेहान और बाकी सब लोगों ने सुकून से सांस ली थी। तभी अमन ने थोड़ा इमोशनल होते हुए और डरते हुए कहा, अच्छा हुआ कि सर्जन विष्णु ई इसी शहर में थे और उन्होंने चीफ सर्जन बनकर जुनैद की सर्जरी कर दी, वरना मुझे इसी बात का डर लग रहा था कि शायद इतना बड़ा पत्थर गिरने के बाद जुनैद कभी भी फ्यूचर में फिर से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अमन को ऐसी बातें करता हुआ देखकर ईशानी ने उसे जोर से चटी काटते हुए कहा, यह क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? तुम पहले की बात और तीपत से पर अब सर्जरी हो चुकी है और जुनैद अब बिल्कुल ठीक है, इसीलिए प्लीज मेरे सामने और ज्यादा इस तरह की डिप्रेसिंग बातें मत करो। अमन समझ गया था कि ईशानी उसे क्या कहने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसने तुरंत ईशानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे डॉक्टर जुनैद को फिर से नॉर्मल होने में कितने दिन लग जाएंगे? अमन ने अपने बगल में खड़े हुए डॉक्टर से पूछा। अमन का सवाल सुनकर डॉक्टर ने उससे कहा, क्या आपको नहीं पता कि नॉर्मल फ्रैक्चर होने पर भी इंसान को ठीक होने में कम से कम 100 दिन लग जाते हैं? फिर मिस्टर जुनैद की तो काफी हाई सर्जरी हुई है, इन्हें ठीक होने में तो 1 साल भी लग सकता है। जैसे ही अमन ने डॉक्टर की यह बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए कहा, क्या 1 साल जुनैद के ठीक होने में 1 साल लग जाएगा? क्या इतने टाइम तक उसे यहीं रहना पड़ेगा? और अगर वह यहीं रहेगा तो आप इतने टाइम तक उसका ख्याल कैसे रखेंगे? अमन के इतने सारे सवाल सुनकर डॉक्टर परेशान होते हुए बोला, देखिए सर, यह सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। इन सब का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल में स्पेशल नर्स है। अगर आपको यहाँ की नर्स पर विश्वास नहीं है तो आप अपने विश्वास का कोई इंसान इनका ख्याल रखने के लिए अरेंज कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर जुनैद की गर्लफ्रेंड निशा ने कहा, कोई बात नहीं, डॉक्टर जुनैद का ख्याल मैं खुद रख लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। निशा की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, तुम पूरे टाइम अकेले जुनैद का ध्यान कैसे रखोगी? और फिर तुम्हें तुम्हारे कॉलेज भी तो जाना होता है, तुम पूरा दिन हॉस्पिटल में तो नहीं रह सकती हो। मुझे लगता है कि हमें किसी प्रोफेशनल को ढूंढ लेना चाहिए जो पूरे दिन जुनैद का ख्याल रख सके। रेहान की बात सुनकर अमन ने उछलते हुए कहा, यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 7-8 लोग मैं अरेंज कर दूंगा जो पूरा दिन जुनैद का ध्यान रख सके। अमन की बात सुनकर रेहान ने उसके बचपन को देखते हुए मुस्कुरा कर अपना सिर हिला दिया और अमन से कुछ कहने ही वाला था कि तभी इस नर्स दौड़ती दौड़ती उस केबिन में आए और थोड़ी तेज आवाज में बोली, यहाँ पर मिस्टर रेहान कौन है? जैसे ही रेहान ने अपना नाम सुना तो उसने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, मैं हूं रेहान। क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है? नर्स ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, आप जिस छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर आए थे उसे होश आ गया है। जैसे ही रेहान ने उस नर्स की बात सुनी तो वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और नर्स से बोला, जल्दी करो और मुझे वहां पर लेकर चलो। असल में रेहान ने पहले ही एक नर्स से कह दिया था कि आईसीयू में जो लड़की इस वक्त एडमिट है उसे जैसे ही होश आ जाए तो वह तुरंत उसे इन्फॉर्मेशन आने में कुछ दिन लग जाएंगे, पर उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़की इतनी जल्दी होश में आ जाएगी। नर्स की बात सुनकर मैगी कुछ सेकंड के लिए एकदम बर्फ की तरह जम गई और उसके बाद रेहान का पीछा करते हुए जुनैद के वार्ड से बाहर की तरफ चली गई। उन दोनों को इस तरह जाता हुआ देखकर अमन और ईशानी ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। उन दोनों को देखकर निशा ने उनसे कहा, तुम दोनों भी जाओ और उस बच्ची को देख लो, यहां पर जुनैद का ख्याल रखने के लिए मैं हूं। निशा की बात सुनकर अमन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उस बच्ची को बचाने में मैंने भी बहुत मेहनत की है, इसीलिए मैं भी एक बार जाकर देख लेता हूं कि अब वह बच्ची कैसी है। अमन की बात सुनकर ईशानी ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें इस सिचुएशन में भी उस बच्ची को बचाने का क्रेडिट चाहिए। अगर तुम उस वक्त बेवकूफी ना करते तो जुनैद इस वक्त इस हालत में नहीं होते। ईशानी की बात सुनकर अमन ने एक बार के लिए बच्चों की तरह बावमा मुंह बना लिया और फिर बात को टालते हुए बोला, हा, वो सब एक एक्सीडेंट था और वैसे भी अब जुनैद ठीक है। अमन और ईशानी को इस तरह लड़ता हुआ देखकर निशा अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, ठीक है, अब लड़ना बंद करो
तुम दोनों को जल्दी से जाकर उस बच्ची से मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आईसीयू में वो छोटी बच्ची टीना, जिसने अभी अभी अपना 10वां जन्मदिन मनाया था, बहुत ही कंफ्यूज और परेशान होते हुए अपनी आंखें खोली। रोशनी की वजह से उसे कुछ पल के लिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि अगले ही पल धीरे धीरे उसे कमरे में सब कुछ दिखाई देने लगा। उसने एक नजर पूरे कमरे को देखा, जो बहुत ही अनजान और अजीब लग रहा था। इस अनजान जगह को देखकर उसके दिल में काफी ज्यादा डर बैठ गया था। टीना ने बड़बड़ा हुए खुद से ही कहा, मैं कहां हूं और वह बड़े भैया कहां गए? असल में बेहोश होने से पहले उसे सिर्फ इतना याद था कि वह अपने रूम में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। उसके सामने एक प्यारा सा केक डेकोरेट करके रखा गया था और उसमें कलरफुल कैंडल्स लगी हुई थी। और तभी अचानक से पूरा घर तेज आवाज करते हुए पानी और पत्थरों से दब गया था। अचानक से इस तरह का तूफान आने से वह बच्ची वहीं उस मलबे में दब गई और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आसपास की चीजें उसके ऊपर आकर गिर गई थी। इस वजह से उसे कई जगह चोट भी आ गई थी और वह धीरे धीरे बेहोशी में जाने लगी थी। चारों तरफ एकदम से अंधेरा हो गया था। तभी उस लड़की के कानों में एक प्यारी सी आवाज पड़ी और हल्की हल्की लाइट उसके ऊपर गिरने लगी। यह वही लाइट थी जो रेहान ने अपने सिर पर बांधी हुई थी। जैसे ही टीना पूरी तरह से बेहोश होने वाली थी कि उससे पहले ही उसने अपने आप को एक बड़े लड़के की गोद में पाया, जो उसे बचाने के लिए वहां आया था। बेहोश होने के बाद टीना की आंखें अब इस हॉस्पिटल में खुली थी। जैसे ही टीना फिर से जगी तो उसने अपने आप को इस हॉस्पिटल के कमरे में पाया, जहां वह चारों तरफ से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से घिरी हुई थी। अपने आप को इतने सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से घिरा हुआ देखकर टीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही टीना ने खुद को चारों ओर से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से घिरा हुआ देखा तो वह एक बार के लिए डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हॉस्पिटल कैसे पहुंची और उसे क्या हुआ है। टीना यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसके वार्ड का दरवाजा खुला और बाहर की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अगले ही पल एक जाना पहचाना चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। इस जाने पहचाने चेहरे को देखकर टीना को सामने से अंदर आता हुआ इंसान अपना सा लगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रेहान उस वार्ड में पहुंचा तो वहां पर टीना को पहले से जगा हुआ देखकर रेहान ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहा, तुम जग गई? रेहान की बात सुनकर टीना ने बहुत ही प्यारी सी आवाज में कहा। भैया, इस वक्त टीना की आवाज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, पर साथ ही साथ उसकी आवाज से यह भी पता चल रहा था कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है। रेहान को फॉलो करते हुए इस वक्त जो डॉक्टर आ रहा था उसने टीना से कहा, बेटा, तुम बहुत ही सीरियस इंजरी से होकर गुजरी हो और तुम्हारा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। ऐसा बहुत कम होता है जब इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद भी इंसान इतनी जल्दी होश में आ जाता है। हालांकि तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, इसीलिए तुम्हें अभी कुछ दिन और हॉस्पिटल में ही रहना होगा और बेस्ट ट्रीटमेंट लेना होगा। जैसे ही रेहान ने डॉक्टर की बात सुनी तो उसने तुरंत डॉक्टर से कहा, थैंक यू डॉक्टर, बस आप इस बच्ची को ठीक कर दो। रेहान की बात सुनकर डॉक्टर ने उससे कहा, आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, यह मेरा काम है। इतना कहकर डॉक्टर उस वार्ड में रखे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से उस बच्ची की मेडिकल कंडीशन को ऑब्जर्व करने लगा। डॉयर को अपना काम करता हुआ देखकर रेहान उस बच्ची के पास आया और खुश होते हुए उससे बोला, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूं? रेहान को लग रहा था कि शायद वह बच्ची उसे भूल जाएगी, क्योंकि उस वक्त वह काफी ज्यादा घायल थी और वह पूरी तरह होश में भी नहीं थी। हालांकि रेहान को अच्छे से याद है कि जब वह बच्ची पूरी तरह से बेहोश होने वाली थी, उससे पहले तक वह ध्यान से लगातार बस रेहान को ही देखे जा रही थी। रेहान की बात सुनकर उस छोटी बच्ची टीना ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे अच्छे से सब कुछ याद नहीं है, पर जब आपको मैंने अंदर आते हुए देखा तो आपको देखकर ऐसा लगा जैसे मैं आपको जानती हूं। टीना की बात सुनकर रेहान एकदम हैरान रह गया। उसने हैरान होते हुए डॉक्टर की तरफ देखा और फिर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, इस बच्ची की कंडीशन कैसी है और यह इस तरह की बातें क्यों कर रही है? रेहान की बात सुनकर वह डॉक्टर, जो अभी तक एक नोटबुक में उस बच्ची की मेडिकल कंडीशन को लिख रहा था, उसने उस नोटबुक को एक तरफ रखा और फिर उस बच्ची की तरफ बहुत ही प्यार से देखते हुए कहा, ही बेटा, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? डॉक्टर की बात सुनकर रेहान और मैगी एक बार के लिए थोड़ा हैरान रह गए, पर जल्दी ही समझ गए कि डॉक्टर बच्ची को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब टीना ने डॉक्टर की बात सुनी तो उसने पहले डॉक्टर को कुछ सेकंड के लिए ध्यान से देखा और उसके बाद मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाथ में हिला दी।
डॉक्टर ने जब देखा कि बच्ची नॉर्मल हो रही है तो उसने अपना अगला सवाल किया। ओके दोस्तों, मुझे यह बताओ कि आपका नाम क्या है। टीना ने जब सुना कि डॉक्टर उससे उसका नाम पूछ रहा है तो उसने अपनी उसी प्यारी सी आवाज में धीरे से कहा, मेरा नाम टीना श्रीवास्तव है। टीना का नाम सुनकर डॉक्टर ने उससे आगे पूछा, अच्छा, आपका नाम तो बहुत प्यारा है। वैसे आपकी मम्मी पापा का नाम क्या है और आप लोग कहाँ रहते हैं? क्या आपको याद है कि यहां आने से पहले आपके साथ क्या हुआ था? इस बार डॉक्टर ने एक साथ टीना से बहुत सारे सवाल कर लिए थे, इसीलिए टीना कंफ्यूज होकर डॉक्टर को देखने लगी। कुछ देर तक इसी तरह डॉक्टर को देखने के बाद टीना ने पास ही खड़े डॉक्टर का हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर उनसे बोली, मुझे और कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे बस इतना याद है कि मेरा नाम टीना श्रीवास्तव है। डॉक्टर ने जब देखा कि टीना थोड़ा घबरा रही है तो उसने तुरंत टीना को शांत करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर ने रिहान को अपनी आंखों से वार्ड से बाहर आने का इशारा किया। जैसे ही रिहान ने डॉक्टर का इशारा देखा तो वह तुरंत डॉक्टर को फॉलो करते हुए बाहर आ गया और थोड़ा घबराते हुए बोला, क्या हुआ डॉक्टर, आपने मुझे इस तरह बाहर क्यों बुला लिया? रेहान का सवाल सुनकर डॉक्टर ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, इस बच्ची की याददाश्त सच में चली गई है। वैसे तो मैंने रिपोर्ट देखी है और उसमें जो भी लक्षण है वह बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लग रहे हैं, पर अभी अभी इस बच्ची से बात करके मुझे ऐसा लगा कि इसकी बहुत सारी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, क्या इस बच्ची की मेमोरी वापस लाने का कोई तरीका नहीं है? रेहान का सवाल सुनकर डॉक्टर ने सीधे ना में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, देखिए मिस्टर रेहान, मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं कहना चाहता हूं। सच कहूं तो इस बच्ची की मेमोरी वापस लाने का कोई भी इफेक्टिव तरीका नहीं है। हाँ, मैं आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा, जितना हो सके इस बच्ची से बात कीजिए और जितनी भी इस बच्ची की पुरानी बातें हैं उसे धीरे धीरे याद दिलाने की कोशिश करें। मैगी जो रेहान के बगल में ही खड़ी थी उसने थोड़ा परेशान होते हुए रेहान से कहा, सर हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। इस बच्ची की मेमोरी लॉस्ट हो जाना हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। अगर यह बच्ची अपनी पुरानी यादों को भूल गई है तो यह हमारे लिए अच्छा ही है और हम इसे एक नई जिंदगी दे सकते हैं। मैगी की बात सुनकर रेहान ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो मैगी, उन पुरानी और दुख भरी यादों को भुला देना ही ठीक है। और वैसे भी टीना को अपने पेरेंट्स के बारे में भी कुछ याद नहीं है। ऐसे में उसे एक नई जिंदगी शुरू करने में ज्यादा मुसीबत उठानी नहीं पड़ेगी। अजय जी, रेहान की बात सुनकर डॉक्टर ने उससे कहा, देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आप लोगों को सिर्फ यही सुझाव दे सकता हूं। बाकी इस बच्ची को कैसे ठीक करना है और इस काम को कैसे करना है, यह चॉइस पूरी तरह से आपकी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर रेहान ने वार्ड के बाहर लगे कांच में से बेड पर लेटी टीना की तरफ देखा, जो इस वक्त अपनी छोटी छोटी आंखों से रेहान को ही देख रही थी। कुछ देर तक उस बच्ची को देखने के बाद और कुछ सोचने के बाद रेहान ने एक डिसीजन लिया और कहा, यह बच्ची अपनी पुरानी यादों को भूल चुकी है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमें पुरानी सभी बातों को भूलकर इस बच्ची को अच्छे से रिकवर होने में इसकी मदद करनी चाहिए। रेहान की बात सुनकर मैगी ने तुरंत सहमति में अपना सिर हिला दिया। रेहान जानता था कि भले ही इस वक्त यह बच्ची अपना नाम छोड़कर बाकी सब कुछ भूल चुकी है, पर आगे चलकर इस कभी ना कभी इन सभी सवालों का जवाब ढूंढना ही होगा कि आखिर इसके माँ बाप कौन हैं। और उस वक्त जब टीना को सच्चाई पता चलेगी तो शायद एक बार फिर उसे इन सारी दुख भरी यादों से होकर गुजरना होगा। पर रेहान इस वक्त बस यही सोचकर खुश था कि कम से कम फ्यूचर में जो होने वाला है उस बात के लिए इस बच्ची का प्रेजेंट तो खराब नहीं होगा। और आगे चलकर अगर इसे अपने माँ बाप और बाकी सब चीजों के बारे में पता चल भी गया तो भी उस वक्त तक यह थोड़ी समझदार हो जाएगी और शायद इन सब बातों को और अच्छे से हैंडल कर पाएगी। इसलिए रेहान ने डिसाइड किया कि फिलहाल टीना का फिर से रिकवर होना और नॉर्मल लाइफ में आ जाना ज्यादा जरूरी है। रेहान ये सब सोच ही रहा था कि तभी डॉक्टर ने बेड पर लेटी हुई टीना को और उसकी कंडीशन को देखा और उसके बाद थोड़ा दुखी होते हुए रेहान से कहा, मैंने इस बच्ची की कंडीशन के बारे में सुना था और मुझे पता चला कि कैसे इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने अपने माँ बाप को खो दिया। अगर आपने इसे टाइम पर नहीं बचाया होता तो शायद यह बच्ची कब का हिम्मत हार चुकी होती है। और शायद मुझे वाकई ये सारी बातें सुनकर इस बच्ची पर बहुत ज्यादा दया आ रही है। डॉक्टर की बात सुनकर रेहान ने सहमति से अपनी गर्दन हिला दी। तभी डॉक्टर ने फिर से थोड़ा उदास होते हुए कहा, दुनिया में ना जाने कितने ही बच्चे हैं जो बहुत छोटी उम्र में ही अपने माँ बाप को खो देते हैं। अक्सर उनमें से बहुत से बच्चों के तो रिश्तेदार भी नहीं होते।
और जो होते हैं उन्हें शायद पता ही नहीं होता कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ऐसे बच्चों की जिंदगी बिना परिवार के आगे चलकर ना जाने क्या रंग रूप ले लेती है। इतना कहते कहते डॉक्टर का गला भर आया था और वह अपनी बात कहकर वहां से चला गया। इस वक्त डॉक्टर की बातें सुनकर ऐसा लग रहा जैसे वह खुद इन सब दर्द से गुजर चुका हो या फिर किसी बहुत खास इंसान को जानता हो जो इस दर्द से तिसमते से गुजरा हो। डॉक्टर तो अपनी बात कहकर वहां से चला गया, पर डॉक्टर की बातों ने रेहान को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ सोचकर रेहान ने मैगी से कहा, मैगी तुम टीना को अडॉप्ट करना चाहती थी ना? मुझे लगता है कि पहले हमें इस बच्ची के रिश्तेदारों को ढूंढना चाहिए, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। रेहान की बात सुनकर मैगी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, बॉस, इसका मतलब आप मैगी आगे कुछ कह पाती। उससे पहले ही रेहान ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मैगी, मुझे लगता है कि फ्यूचर में जब भी टीना को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है कि वह हमसे उतना लगाव महसूस ना कर पाए जितना अपने परिवार और अपनी जान पहचान वाले लोगों से कर सकती है। मेरे हिसाब से अगर टीना के सच में कोई रिश्तेदार है तो टीना का उन्हीं के साथ रहना ज्यादा सही होगा। मैगी चाहते हुए भी अपने बॉस का कहना नहीं टाल सकती थी, इसीलिए उसने तुरंत हमें अपनी गर्दन हिला दी और कहा, बॉस, आप जो कहेंगे वही होगा। रेहान ने आगे कहा, विमन कुछ टाइगर सिक्योरिटी डे के साथ औरंगाबाद गया है, मैं उसे कह देता हूं वह इस मामले को संभाल लेगा। इतना कहकर रेहान ने अपना फोन निकाला और विमन को कॉल कर दिया। विमन इस वक्त अपने बाकी साथियों के साथ औरंगाबाद के रास्ते में ही था। हाइट से औरंगाबाद जाने में काफी टाइम लगता था, इसीलिए उस टाइम को बचाने के लिए रेहान ने अपना प्राइवेट प्लेन विमन और बाकी सब लोगों को दे दिया था ताकि वे लोग टाइम से औरंगाबाद पहुंच सके और वहां के लोगों की मदद कर सके। 500 लोग एक साथ एक बार में नहीं आ सकते थे, इसीलिए कई शिफ्ट में इन सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को और जरूरी सामान को औरंगाबाद पहुंचाया जा रहा था। जैसे ही विमन और बाकी सब लोग औरंगाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो रेहान का कॉल देखकर विमन ने तुरंत कॉल बैक किया और कहा, बॉस, हमारे लिए क्या डैमेज है? विमन की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, मैंने जिस बच्ची को औरंगाबाद से रेस्क्यू किया था उसका नाम टीना श्रीवास्तव है। तुम औरंगाबाद शहर और उस गांव में जाओ और वहां जाकर पूछताछ करो कि इस बच्ची का कोई रिश्तेदार है या नहीं। जैसे ही कुछ पता चले तुरंत मुझे बता देना। रेहान की बात सुनकर विमन ने कमांड एक्सेप्ट कर ली। तभी रेहान ने उन्हें फिर से इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, तुम लोगों को औरंगाबाद शहर के रास्तों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो तुरंत खान अंकल से बोल देना। रेहान की बात सुनकर विमन ने तुरंत हाँ में जवाब दिया और कहा, डोंट वरी बॉस। विमन से बात करने के बाद रेहान ने फरहाद को कॉल लगाया और कॉल रिसीव होते ही सबसे पहले रेहान ने जुनेद की कंडीशन के बारे में उनको बताया और उसके बाद अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बताया। वैसे तो रेहान जानता था कि उसके सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स हर तरह से कैपेबल है, भले ही उन लोगों ने पहले कभी भी औरंगाबाद शहर में कदम ना रखा हो और ना ही उन लोगों को औरंगाबाद शहर की गलियों और गांव के बारे में कुछ पता हो, पर फिर भी ये सारे गार्ड्स रेहान को कभी निराश नहीं होने देंगे और किसी न किसी तरीके से रेहान की कमांड को और उसके इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करके ही रहेंगे। पर इन सबको करने में जरूरत से ज्यादा टाइम जा सकता था और इस वक्त औरंगाबाद शहर में टाइम सबसे ज्यादा कीमती था, जिसे किसी भी हाल में बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसीलिए ने खान अंकल यानी फरहाद से कहा था कि खान अंकल उन सब लोगों का साथ दे दे। फरहाद से बात करने के बाद और टीना के रिश्तेदारों को ढूंढने का जिम्मा विमन को देने के बाद रेहान वापस उस वार्ड में आ गया जिसमें टीना एडमिट थी। जुनैद के पिता से बात करने के बाद रेहान वापस उसी वार्ड में आ गया जिसमें टीना एडमिट थी। वहीं वार्ड के अंदर टीना काफी देर से रेहान का ही इंतजार कर रही थी, पर जब उसे अपने आसपास कोई भी नहीं मिला तो उसे घबराहट होने लगी थी। हालांकि जैसे ही रेहान अंदर आया तो टीना ने थोड़ा रिलैक्स महसूस किया। रेहान जब पहले टीना से मिलने आया था तब वह टीना से ज्यादा देर बात नहीं कर पाया था क्योंकि डॉक्टर उसे अपने साथ बाहर ले आए थे और इन सब चीजों में 10 मिनट से ज्यादा का टाइम बीत गया था। पर इन 10 मिनट में टीना को काफी ज्यादा घबराहट होती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में जो सवाल चल रहे हैं उसका जवाब वह किससे पूछे। हालांकि 10 साल की उम्र में भी टीना काफी ज्यादा सेंसिबल और समझदार थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को भी परेशानी हो। और जब फाइनली रेहान वापस अंदर आया तब टीना ने अपनी प्यारी सी आवाज से फिर से कहा,
भैया टीना के मुंह से अपने लिए। भैया शब्द सुनकर रेहान को थोड़ी हैरानी हुई और उसने बहुत ही प्यार से टीना से पूछा, टीना मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे भैया कहकर क्यों बुलाती हो? रेहान का सवाल सुनकर टीना ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कुछ देर के लिए सोचा और फिर कहा, मुझे नहीं पता कि मैं आपको भैया कहकर क्यों बुलाती हूं। बस आपको देखकर भैया बोलने का मन करता है और ऐसा लगता है कि मेरे भैया आप जैसे ही, और आपने मुझे इतनी डरावनी जगह से रेस्क्यू किया था, मुझे बचाया था। इसलिए आपको भैया बोलकर मुझे खुशी मिलती है। टीना की बात सुनकर रेहान को लगने लगा कि जरूर टीना की मेमोरी फिर से रिकवर होना शुरू हो गई है, क्योंकि डॉक्टर ने रेहान को बताया था कि टीना को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है और यह मेमोरी कभी भी वापस आ सकती है। हालांकि रेहान को इस बात की टेंशन थी कि टीना को रेस्क्यू से पहले की बात याद नहीं थी। उसे बस इतना याद था कि रेहान ने उसे एक बहुत ही सकरी और डरावनी सी जगह से बाहर निकाला था। इन सब में सबसे अच्छी बात यह थी कि टीना को अपना नाम याद था, जिसकी मदद से रेहान टीना के रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश कर सकता था। टीना की बात सुनकर रेहान काफी देर तक चुप रहा और कुछ नहीं बोला, और टीना भी रेहान को अपनी छोटी छोटी और मासूम आंखों से देखती रही। उसे किसी बात की जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने रेहान को जवाब देने या कुछ कहने के लिए नहीं कहा। टीना बस इतना चाहती थी कि रेहान उसके साथ यहीं रहे, क्योंकि उसको रेहान के साथ एक लगाव और एक सेफ्टी महसूस हो रही थी। तभी अचानक से रेहान अपनी सोच से बाहर निकला और अपना सिर उठाकर टीना की तरफ देखने लगा। इस वक्त टीना का चेहरा हल्का हल्का लाल हो रहा था और उसकी पेट से आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से टीना को थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। टीना को देखकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हें भूख लग रही है। रेहान की बात सुनते ही टीना ने तुरंत अपना सिरहा में हिला दिया, क्योंकि उसे काफी देर से भूख लग रही थी। टीना का जवाब मिलते ही रेहान ने उससे कहा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। रेहान की बात सुनकर मैगी, जो बगल में ही खड़ी थी, उसने रेहान से कहा, बॉस, अगर आप कहें तो मैं जाकर ले आऊं। मैगी का सुनकर रेहान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम चली जाओ, पर ध्यान रहे, टीना अभी अभी होश में आई है और अभी भी बहुत कमजोर है, इसीलिए डॉक्टर से पूछकर ही तुम इसके लिए कुछ खाने के लिए लाना। रेहान की बात सुनकर मैगी ने तुरंत अपनी गर्दन हम हिलाई और उस वार्ड से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ रेहान उस छोटी सी बच्ची को सिर्फ खाना मिलने की खुशी में इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर खुश हो गया। रेहान को अभी भी याद है, जब वे लोग उस घर से निकल रहे थे तो उस वक्त वहां पर एक डेकोरेटेड केक और कुछ कैंडल्स लगे हुए थे। अभी भी जब रेहान इस बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप जाती है कि कैसे इस प्यारी सी बच्ची का जन्मदिन ही इसकी तबाही का दिन बन गया था। रेहान चाहता था कि टीना, जो उस दिन अपना बर्थडे नहीं बना पाई थी, वह आज अपना बर्थडे बना ले और अपना केक कट करे। पर जैसा कि डॉक्टर ने रेहान से कहा था कि टीना की फिजिकल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है और ऐसे में इसे सिर्फ काफी हल्का खाना ही खाना है, इसीलिए ना चाहते हुए भी रेहान को केक वाला प्लान कैंसिल करना पड़ा। हालांकि रेहान ने डिसाइड किया था कि जब टीना ठीक हो जाएगी तो एक बार फिर से वह सब लोग मिलकर उसके ठीक होने की खुशी में उसका जन्मदिन बनाएंगे। तभी रेहान के फोन पर मैगी का कॉल आया। बॉस, डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी टीना को सिर्फ लिक्विड खाना ही देना चाहिए ताकि उसके डाइजेशन में दिक्कत ना हो। हाँ, हम थोड़े बहुत फ्रूट्स जरूर इसे खिला सकते हैं। मैगी की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, 1 मिनट फोन होल्ड पर रखो। इतना कहकर रेहान ने टीना की तरफ देखते हुए उससे कहा, क्या तुम्हें फ्रूट्स पसंद है? टीना ने बिना देर करे तुरंत रेहान से कहा, हाँ, मुझे पसंद है। यह बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अच्छा, कौन से फ्रूट्स पसंद है? टीना ने अगले ही पल कुछ सोचते हुए कहा, मुझे स्ट्रॉबेरी, लीची, आम और कोकोनट पसंद है। टीना की बात सुनकर रेहान ने फोन पर मैगी से कहा, तुमने सुना ना, टीना ने जो कहा, ये सारी चीजें खरीद कर ले आओ। मैगी ने तुरंत जवाब दिया। ओक बॉस और फोन रख दिया। यजू ज्यादातर साउथ इंडिया की तरफ पड़ता था और यहाँ का क्लाइमेट काफी ज्यादा गर्मी और उमस से भरा रहता था, इसीलिए यहाँ पूरे साल फ्रूट्स मिलते थे। मैगी तुरंत बाजार जाकर ये सारी चीजें लेकर आ गई। मैगी काफी प्यार से और बहुत मेहनत से ये सारी चीजें टीना के लिए लेकर आई थी। इस वक्त मैगी को टीना में अपने बचपन की परछाई नजर आ रही थी और वही रेहान के लिए टीना एक वही बच्ची थी जिसे उसने और मैगी ने मिलकर बचाया था। उसको इस वक्त टीना के लिए काफी ज्यादा हमदर्दी थी। मैगी टीना से बहुत हद तक कनेक्ट हो गई थी
और इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे टीना के साथ जो कुछ हो रहा है वह सब कुछ एक बार फिर से उसी की जिंदगी में दोहराया जा रहा है। हालांकि मैगी और टीना में एक हल्का सा अंतर यह था कि टीना अपनी मेमोरी खो चुकी थी, जबकि मैगी को शुरू से लेकर लास्ट तक का सब कुछ याद था। शायद इसी वजह से मैगी टीना का अपने दिल से ख्याल रखना चाहती थी। वह चाहती थी कि टीना मैगी बनकर अपनी जिंदगी ना जिए। इसीलिए जब तक टीना सही नहीं हो जाती, मैगी एक मां की तरह उसका ख्याल रखना चाहती थी। मैगी भले ही कितना भी कठोर बनकर दिखाएं और यह दिखाने की कोशिश करें कि उसे रेहान के अलावा और किसी की फिक्र नहीं है और उसकी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ रेहान को प्रोटेक्ट करना ही है। पर सच तो यह था कि आज टीना ने मैगी के अंदर की उस कठोर लड़की को हटाकर उसे साधारण औरत की तरह सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। हमेशा हर बात पर चुप रहने वाली मैगी अब टीना के मामले में खुद से आगे बढ़कर बोलने लगी थी। हर वक्त अपने बॉस रेहान की हां में हां मिलाने वाली मैगी टीना के लिए खुद रेहान से सवाल करने लगी थी। यही सब सोचकर रेहान खुश था, क्योंकि इतने सालों में आज पहली बार रेहान ने मैगी की यह पोलाइट साइड देखी थी। तभी कुछ सोचकर रेहान ने डॉक्टर को कहा कि वह टीना का वार्ड चेंज करके जुनैद के पास वाले वार्ड में शिफ्ट कर दे, क्योंकि इससे उसके लिए जुनैद और टीना दोनों का ख्याल रखना और आसान हो जाएगा। जैसे ही टीना का वार्ड बदलकर जुनैद के वार्ड के पास कर दिया गया तो अमन भी टीना से मिलने के लिए जाने लगा। पर जैसे ही अमन उस वार्ड के अंदर जाने लगा, रेहान ने उसे पीछे खींच लिया और उससे कहा, टीना से सिर्फ इतना कहना कि तुम मेरे दोस्त हो और उससे मिलने के लिए आए हो और सब आसिफ हो। औरंगाबाद के बारे में उससे कोई बात मत करना, आई बात समझ में। रेहान की बात सुनकर अमन ने कहा, मैं जानता हूं रेहान, मैं बेवकूफ नहीं हूं जो हर बार आप मुझे बच्चे की तरह समझाने लग जाते हैं। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि मैंने पहले भी कई बार अपनी स्मार्टनेस से बहुत सारे मामले हल किए हैं। अमन को खुद की तारीफ करता हुआ देखकर रेहान ने उससे कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ऐसे नजारे तुम्हारे मामले में मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं। इतना कहकर रेहान ने अमन और ईशानी को अंदर जाने का इशारा कर दिया। रेहान इन दोनों को यह सारी बातें इसलिए कह रहा था क्योंकि यह दोनों हमेशा ओपन बात करते थे और कभी भी कुछ भी सोच समझकर नहीं बोलते थे, और खास करके अमन उसे हर वक्त बचपना करना होता था। इसीलिए रेहान ने पहले ही उसे ये कहानी जो सारी बातें कह दी थी। वहीं दूसरी तरफ जब मंगी टीना के लिए फ्रूट्स और कुछ लिक्विड लेकर आई थी तो उन्हें खाकर टीना जल्दी ही सो गई। उसका शरीर इतना ज्यादा कमजोर था कि वह ज्यादा देर तक ना बोल सकती थी और ना ही ज्यादा हिलडुल सकती थी। टीना के सोने के बाद रेहान काफी ज्यादा थक चुका था और अपने थके हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों से रब करते हुए रेहान ने अमन से पूछा, जो उसी की तरफ जुनैद के रूम से बाहर निकलकर आ रहा था। जुनैद, अब कैसा है? क्या उसे होश आ गया? रेहान का सवाल सुनकर अमन ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी तक होश नहीं आया है, पर निशा ने कहा है कि वह उसका ख्याल रख लेगी और हम लोगों को भी वापस जाकर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। रेहान ने देखा कि अमन काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था, इसीलिए उसके चेहरे को देखकर रेहान ने उससे कहा, ठीक है, अगर निशा यहां सब कुछ संभाल लेगी तो हम दोनों साथ ही चलते हैं। कुछ देर आराम करके हम लोग वापस साथ आ जाएंगे। इतना कहकर अमन और रेहान दोनों ताजमहल 5 स्टार होटल के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर अमन ने रेहान को उस विला में उतार दिया जो ताजमहल 5 स्टार होटल के बगल में ही था और जिसे रेहान ने कुछ टाइम के लिए अमन से किराए पर लिया था। रेहान और अमन इतना ज्यादा थक गए थे कि बेड पर जाते ही दोनों को गहरी नींद आ गई और जब रेहान वापस जगा तो लगभग रात हो गई थी। मैगी जो हमेशा रेहान के साथ रहती थी, उसे रेहान के बारे में पता चल गया था। इसीलिए जैसे ही रेहान अपने रूम में जगा तो अगले ही पल मैगी रेहान के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और उससे बोली, बॉस, आप जग गए? मैगी की बात सुनकर रेहान ने आलस से अंगड़ाई लेते हुए कहा, टाइम क्या हो रहा है और तुमने आराम किया या नहीं? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने उससे कहा, इस वक्त रात के 8 बजे बज रहे हैं और मैंने भी आराम कर लिया है, आप चिंता मत कीजिए। बॉस, मैगी की बात सुनकर रेहान ने खिड़की के बाहर की तरफ देखा जहां काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा था। उसने बाहर देखते हुए ही मैगी से कहा, मैं तो आज सुबह से काफी देर से सो रहा हूं, मुझे लगता है कि हमें एक बार हॉस्पिटल चलकर जुनैद और टीना को देख लेना चाहिए। रेहान की बात सुनकर मैगी ने तुरंत कहा, बॉस, क्या आपको भूख नहीं लग रही है? आपने काफी टाइम से कुछ भी नहीं खाया है। मैगी की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए,
एक काम करो, कुछ खाना रास्ते के लिए पैक करवा लो, हम लोग हॉस्पिटल जाकर साथ में ही खा लेंगे। रेहान की बात सुनकर मैगी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बाहर चली गई। हॉस्पिटल आने के बाद रेहान ने देखा कि ईशानी और अमन हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं है। इस बात से रेहान ने अंदाजा लगा लिया था कि वे लोग अभी भी आराम कर रहे हैं और हॉस्पिटल नहीं आए हैं। हालांकि अमन ने जिन नस को अरेंज करने की बात की थी वो पहले ही यहां पहुंच गई थी और जुनैद का ख्याल रख रही थी। रेहान पहले जुनैद के वार्ड में गया ताकि उसकी कंडीशन देख सके, क्योंकि अभी तक जुनैद को होश नहीं आया था। जैसे ही रेहान जुनैद के वार्ड में गया तो उसने देखा कि वहां पर 8 नस थी और इतनी सारी नस को वहां देखकर रेहान को अमन की सुबह वाली बात याद आ गई, जिसने मजाक में यह कहा था कि वह जुनैद के लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरी 8 नस अरेंज कर देगा। हालांकि सुबह तो रेहान को यह बात मजाक लग रही थी, पर अब असल में इतनी सारी नस को देखकर उसे हैरानी हो रही थी, क्योंकि यहां पर इतनी सारी नस का कोई काम नहीं था और रेहान को लग रहा था कि यह सब यहां पर बिना वजह भीड़ इकट्ठी कर रही हैं। यही सोचकर रेहान ने उनमें से कुछ नस को टीना का ख्याल रखने के लिए अरेंज करवा दिया। रेहान को लग रहा था कि इतनी सारी नस की यहां ज्यादा जरूरत नहीं है, इसीलिए उसने कुछ नस को टीना का ख्याल रखने के लिए उसके वार्ड में भेज दिया। जब कुछ नस को टीना के वार्ड में भेज दिया गया तो इसमें निशा को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई, बल्कि उसे तो यही लग रहा था कि यहां किसी नस की जरूरत ही नहीं है, जुनैद का ख्याल वह खुद ही रख लेगी। हालांकि यह सब कुछ निशा इमोशनल होकर कह रही थी, जबकि सच तो यह था कि वह 24 घंटे जुनैद का ख्याल नहीं रख सकती थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे मानना पड़ा कि जुनैद का ख्याल रखने के लिए यहां नस का होना जरूरी है। जुनैद अभी तक होश में नहीं आया था और डॉक्टर का कहना था कि इंजेक्शन देने की वजह से जुनैद को होश आने में टाइम लगेगा। जुनैद का बहुत सारा खून बह गया था और इस वजह से उसके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी भी आ गई थी। इसलिए डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया था ताकि जुनैद थोड़ा आराम कर सके। जैसे ही इंटरनली जुनैद की वीकनेस कम होगी तो उसे धीरे धीरे नेचुरली होश आने लगेगा। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, पर तब तक निशा और बाकी सबको इंतजार करना पड़ेगा। कुछ देर जुनैद के पास रुकने के बाद रेहान अपने साथ लाए हुए खाने के 2 टिफिन वहीं निशा के लिए छोड़ दिया और उसके बाद टीना को देखने के लिए उसके वार्ड में चला गया। टीना काफी देर पहले ही जग गई थी और जगते ही टीना ने सबसे पहले अपनी उन मासूम आंखों से रेहान को ढूंढा। हालांकि रेहान उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। इस वजह से काफी देर से टीना को बेचैनी हो रही थी। रेहान के आने से पहले निशा एक बार बीच में टीना को देखने आई थी, पर जब निशा ने टीना को थोड़ा परेशान देखा तो उसने टीना को थोड़ा शांत करवाया और उसे बताया कि रेहान बस रेस्ट करने के लिए होटल गया है और जल्दी ही उससे मिलने वापस आएगा। निशा के समझाने के बाद टीना थोड़ा सा रिलैक्स हुई। टीना यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे से अंदर आते हुए रेहान पर गई। उसको देखकर टीना ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, बड़े भैया, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए थे? आपको पता भी है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। टीना का उदास चेहरा और उदासी से भरी हुई बातें सुनकर रेहान को काफी ज्यादा बुरा लगा। उसे थोड़ा दुख हुआ कि वह टीना को बिना बताए होटल क्यों चला गया। तभी रेहान ने जल्दी से टीना से माफ मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, एक्चुअली मैं आराम करने के लिए होटल गया था, पर मैं इतना ज्यादा थका हुआ था कि मुझे काफी ज्यादा गहरी नींद आ गई। और कब इतनी लेट हो गई जरारी, मुझे पता ही नहीं चला। तुम अपने बड़े भैया को माफ कर दोगी ना? रेहान की बात सुनकर टीना ने बहुत ही मासूमियत के साथ रेहान की तरफ देखते हुए कहा, बड़े भैया, आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं। क्या मुझे आपको अभी यह सब नहीं कहना चाहिए था? मैं बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं हूं। टीना की बात सुनकर रेहान को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी 10 साल की बच्ची से नहीं बल्कि किसी बड़ी लड़की से इससे बात कर रहा हो। इतनी छोटी उम्र में भी टीना बाकी लोगों के बारे में सोच रही थी। उसे पता था कि कब सेंसिबल होना है और कब नहीं। टीना के इतने अच्छे आईक्यू से रेहान भी काफी इंप्रेस हो गया था। यही सब सोचकर रेहान ने अपने पास रखे हुए लंच बॉक्स को खोला और टीना से कहा, चलो अब ये सारी बातें छोड़ो, तुम्हें भी बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी खाना लेकर आया हूं। रेहान ने भले ही बातों में यह कह दिया था कि वह टेस्टी खाना लेकर आया है, पर सच तो यह था कि रेहान जो खाना लेकर आया था वह डॉक्टर के बताए हुए डाइट प्लान के हिसाब से ही था और उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। टीना इस वक्त कोई भी मिर्च मसाले वाली चीज नहीं खा सकती थी,
इसीलिए रेहान उसके लिए फ्रूट्स और कुछ जूस लेकर आया था जिससे वह जल्दी रिकवर हो जाए। रेहान अभी भी टीना को एक छोटी सी बच्ची की तरह ही ट्रीट कर रहा था और उसे जल्दी जल्दी यह न्यूट्रिशन वाला खाना खाने के लिए मना रहा था। पर टीना ने परेशान होकर धीरे से अपना सिर हिला दिया और अपने मन में खुद से ही बोली, बड़े भैया मुझे अभी भी एक छोटी बच्ची की तरह समझते हैं। मैं उन्हें कहां से बच्ची लगती हूं। असल में टीना को सब समझ आ रहा था कि रेहान उसे सिर्फ बहलाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह उसका लाया खाना खा ले, जबकि टीना ने वह खाना खाया जरूर था पर सिर्फ रेहान का मन रखने के लिए, ना कि इस वजह से, क्योंकि रेहान उसे बच्ची समझकर बहला रहा था और टीना रेहान की बातों में आ गई थी। टीना के खाना खाने के बाद मैगी उसके लंच बॉक्स को समेटने लगी। कुछ देर चुप रहने के बाद टीना ने आधे अधूरे शब्दों में रेहान से कहा, बड़े भैया वो क्या? आप टीना को इतना परेशान देखकर रेहान ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? टीना ने धीरे धीरे अपने होठों को खोलते हुए और अपने दिमाग को सवाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार करते हुए रेहान से कहा, मुझे अपने बारे में पहले का कुछ भी याद नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे ही रेहान ने टीना की बात सुनी तो वह एकदम दंग रह गया। इस वक्त टीना के चेहरे पर काफी उम्मीद नजर आ रही थी, पर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या नहीं। पहले रेहान यह सोचकर खुश था कि टीना अपनी उन बुरी और दुख भरी यादों को भूल चुकी है, पर रेहान यह बात भूल चुका था कि जब टीना उससे अपने बारे में सवाल पूछेगी तो वह उसे क्या जवाब देगा। टीना का सवाल सुनकर रेहान ने मैगी की तरफ देखा जो खुद कहीं खोई हुई थी। असल में टीना का सवाल सुनकर मैगी खुद हैरान हो गई थी। रेहान ने सोचा था कि मैगी उसे कोई अच्छा आइडिया देगी, पर मैगी तो खुद इस वक्त उलझन में थी। टीना बहुत ज्यादा समझदार थी, इसीलिए उसने रेहान के चेहरे के हाव भाव देख लिए थे और उसे समझ आ गया था कि रेहान उसके सवाल से थोड़ा सा परेशान हो गया है। यह देखकर उसने खुद ही रेहान से कहा, बड़े भैया क्या ऐसा कुछ है जिसे बताने में आपको परेशानी हो रही है? टीना का सवाल सुनकर रेहान एकदम शांत हो गया, पर जल्दी ही उसने अपने दांत दिखाते हुए और हंसते हुए टीना से कहा, हाँ असल में मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और कुछ परेशानी भी है, जिस वजह से मैं तुम्हें खुलकर सारी बात नहीं बता सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगी और समझने की कोशिश करोगी। रेहान की बात सुनकर टीना ने अपना सिर ना में हिला दिया और उसके बाद कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको किसी बात का दोष नहीं दूंगी। टीना की बात सुनकर रेहान ने अपनी बात जारी रखते हुए उसे कहा, तुम जो जानना चाहती हो उसके बारे में मैं बस इतना कहूंगा कि नेचर को अपना काम करने दो और तुम बस आराम करो। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा और अगर याद ना भी आए तो भी तुम्हारे लिए अच्छा ही है। तुम ज्यादा खुशी से और अच्छे से भी अपनी जिंदगी जी पाओगी। रेहान की बात सुनकर टीना काफी गहरी सोच में चली गई। उसने काफी देर तक कुछ सोचा और उसके बाद रेहान की बात से सहमत होते हुए मुस्कुराकर उससे कहा, ठीक है बड़े भैया, जैसा आपको ठीक लगे। टीना की समझदारी देखकर रेहान काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया। उसने मुस्कुराते हुए टीना के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और बहुत ही प्यार से कहा, तुम बहुत ही समझदार हो। इस वक्त रेहान ने अपने मन में सोचा कि सबसे ज्यादा अच्छा यही रहेगा अगर यह बच्ची कुछ भी ना जाने और पूरी तरह से रेहान और मैगी पर ही डिपेंड रहे। अगर टीना के कोई रिश्तेदार या दोस्त निकले और अगर विमन उन रिश्तेदारों के बारे में पता लगा लेगा तो रेहान उस टाइम तक टीना को उसके रिश्तेदारों के बारे में नहीं बताएगा। पहले वह खुद जाकर यह पता लगाएगा कि यह रिश्तेदार और दोस्त टीना को अपने साथ रखना चाहते हैं या नहीं। अगर उनमें से कोई भी टीना को अपने साथ नहीं रखना चाहता तो रेहान और मैगी मिलकर उसे बड़ा करेंगे। कुछ देर तक टीना से बात करने के बाद रेहान का फोन बजने लगा। रेहान ने जब फोन की स्क्रीन देखी तो उस पर विमन का नाम शो हो रहा था। फोन को देखकर रेहान थोड़ा नर्वस हो गया और मन ही मन कुछ सोचने लगा। रेहान को इतना सोचता हुआ देखकर टीना ने रेहान से कहा, भैया इट्स ऑन, का बाहर जाकर फोन कॉल को आंसर कर लीजिए, मैं इतनी देर दीदी से बात कर लूंगी। टीना की बात सुनकर रेहान मुस्कुराता हुआ फोन कॉल रिसीव करने के लिए बाहर चला गया। रेहान को इस वक्त मन ही मन लग रहा था कि जरूर विमन को टीना के रिलेटिव के बारे में कुछ ना कुछ पता चल गया है, इसीलिए वह इस वक्त कॉल कर रहा है। रेहान ने देखा कि दरवाजे के पास खड़े होकर बात करना सेफ नहीं होगा। रेहान को डर था कि कहीं टीना उसकी बात ना सुन ले और उसे किसी बात का बुरा ना लग जाए, इसीलिए वह उस कॉरिडोर के लास्ट के कोने के पास जाकर बात करने लगा। रेहान ने फोन उठाते ही कहा, विमन क्या तुम्हें मुझे कुछ रिपोर्ट करना है? विमन ने तुरंत कहा,
बॉस, आपने मुझे टीना के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था ना। मुझे उसी बारे में बात करनी है, मुझे कुछ पता चला है। विमन की बात सुनकर रेहान थोड़ा सा हैरान रह गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी इतनी जल्दी विमन इस बारे में पता लगा लेगा। पर रेहान ने खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, बताओ क्या पता चला है? तुम्हें लगभग आधा दिन बीत गया था। उस बात को जब रेहान ने विमन और बाकी सब लोगों को टीना के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। रेहान का कमांड मिलते ही विमन तुरंत अपने साथियों के साथ काम पर लग गया था। फाइनली रेहान को यह बात माननी ही पड़ी कि उसके लिए काम करने वाले टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स वाकई बहुत काबिल हैं। विमन ने रेहान को बताना शुरू किया। वह छोटी बच्ची टीना 2 दिन पहले ही 10 साल की हुई है और जिस दिन उसका जन्मदिन था उसी दिन इतनी बड़ी तबाही पूरे शहर में आ गई थी। उस दिन उनके घर पर इतना बड़ा पत्थर पड़ा था कि उसके माँ बाप ने उसी टाइम पर दम तोड़ दिया था रेहान को। यह सारी बातें पहले से ही पता थी, पर आगे जो विमन बताने वाला था वह बात रेहान को बिल्कुल भी पता नहीं थी। विमन ने आगे रेहान को बताया, टीना का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जितना मैंने इन्वेस्टिगेट किया है उससे पता चला है कि टीना के ज्यादातर सभी रिश्तेदार इसी गांव में रहते हैं। पर वह सभी इतना कहते कहते विमन बीच में रुक गया और अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। विमन को अपनी बात पूरी ना करता हुआ देखकर रेहान को घबराहट होने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ा परेशान होते हुए रेहान ने पूछा, क्या हुआ? अपनी बात पूरी करो। रेहान का ऑर्डर सुनकर विमन ने लड़क करती हुई जुबान से कहा, असल में बॉस, जिस दिन यह बाढ़ आई थी उसी दिन बाढ़ में सारे रिश्तेदार चल बसे। विमन इतना ज्यादा घबराकर इसलिए बोल रहा था क्योंकि 10 साल की एक मासूम बच्ची जिसने अपने जन्मदिन के दिन ही अपने सारे रिश्तेदारों को खो दिया था, जो अपने आप में बहुत ज्यादा क्रूएल और दुखी कर देने वाला था। विमन की बात सुनकर रेहान ने फोन रख दिया। इस वक्त रेहान का दिल रोने को कर रहा था। उसका दिल भारी हो गया था और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। रेहान को अब समझ आ रहा था कि विमन ने इतनी जल्दी टीना के रिश्तेदारों के बारे में इन्वेस्टिगेट कैसे कर लिया। असल में बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी और जो लोग बच गए थे वह मरने वालों की संख्या से कम थे। इसीलिए टीना के रिश्तेदार के बारे में पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। तूफान और बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग रातों रात इस तबाही का शिकार हो गए थे। जब लगभग पूरा शहर सो रहा था उस वक्त इस तबाही ने इस गांव को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था, जिस वजह से बाकी सब लोग सही वक्त पर कोई कदम नहीं उठा पाए थे। और जब तक गांव के आसपास के लोगों को और बाकी सब लोगों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें ढूंढना बाकी था। पर इतनी तबाही के बीच जो लोग गुम हुए थे उनके बारे में बाकी सब लोग यही सोच रहे थे कि वे लोग अब लौटकर वापस नहीं आएंगे और शायद वे सब मर चुके हैं। रेहान ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और उसके बाद वापस कॉरिडोर से होते हुए टीना के वार्ड के अंदर जाने लगा। रेहान ने खुद को बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और अपने एक्सप्रेशन धीरे धीरे नॉर्मल करने लगा। काफी मेहनत के बाद फाइनली रेहान शांत दिखाई दे रहा था। टीना भले ही कितनी भी समझदार क्यों ना हो पर फिर भी एक बच्ची ही थी, इसीलिए रेहान के इस अजीब से व्यवहार को ज्यादा समझ नहीं पाए। टीना ने रेहान पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि रेहान के मन में क्या चल रहा है। पर मैगी काफी सालों से रेहान के साथ थी और उसे अच्छे से पता था कि रेहान कब और क्या फील करता है। उसका अचानक से बदला हुआ एक्सप्रेशन मैगी को अच्छे से समझ आ रहा था। मैगी ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए रेहान से पूछा। बॉस, मैगी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही रेहान ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए उसे रोक दिया, जैसे उसे कह रहा हो कि यह बात करने का सही टाइम नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और रेहान तब तक इंतजार करता रहा जब तक टीना को फिर से नींद नहीं आ गई। जैसे ही एक बार टीना सो गई तो वह मैगी को लेकर जुनैद के वार्ड में चला गया। इस फ्लोर पर सिर्फ 2 ही मोस्ट वीआईपी स्पेशल वार्ड थे जहां पर उन्हीं लोगों को एडमिट किया जाता था जिनका स्टेटस और रुतबा बहुत ज्यादा हाई होता था। भले ही यह वार्ड हॉस्पिटल का था पर इसे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था और एक बार तो इस वार्ड को देखकर ऐसा लगता था जैसे यह कोई बहुत बड़ा लग्जरी मेंशन हो। जुनैद जिस वार्ड में रुका हुआ था उसमें अलग से 3 बेडरूम, 2 लिविंग रूम थे। रेहान ने वहां निशा को देखकर एक बार हेलो कहा एंड उसके बाद मैगी को लेकर पास वाले एक पर बैठ गया। रेहान ने खुद को रिलैक्स करते हुए मैगी से कहा, टीना को अडॉप्ट करने वाला मैटर
हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही मैगी ने यह बात सुनी तो एकदम हैरान हो गई, क्योंकि वह बेवकूफ नहीं थी और उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि रेहान कुछ तो उससे छुपा रहा है। इसीलिए उसने रेहान को देखकर थोड़ा हैरान होते हुए कहा, बॉस, क्या ऐसा हो सकता? रेहान के बोलने से पहले ही मैगी ने अपने मन में यह अंदाजा लगा लिया था कि जरूर वहां कुछ तो हुआ होगा, और यह बात सोचकर मैगी को दिल ही दिल में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इस वक्त मैगी को ऐसा लग रहा था जैसे टीना के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उसके खुद के साथ बचपन में हुआ था। मैगी ने भी बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और उसका कोई रिश्तेदार नहीं था जो उसे अडॉप्ट कर सके, और शायद ऐसी ही बदकिस्मती टीना की भी थी। हालांकि इन दोनों की किस्मत एक मामले में काफी अच्छी थी और बिल्कुल एक जैसी थी, और वह यह थी कि इन दोनों का ही मिलना मित्तल परिवार से हुआ। और टीना की किस्मत इस मामले में मैगी से भी अच्छी थी, क्योंकि मैगी मित्तल परिवार के जिस इंसान से मिली थी वो रेहान से बहुत ज्यादा अलग था। पर टीना की किस्मत अच्छी थी कि उसे अनाथ होने के बाद और मित्तल परिवार के अपनाने के बाद मैगी की तरह इतनी मुश्किल और कड़ी ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी। मैगी ने ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ सहा था जिसे शायद शब्दों में कह पाना मुश्किल था। ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद मैगी को यह सब सफर नहीं करना पड़ा था और उसकी इतनी सालों की मेहनत भी खराब नहीं गई थी, क्योंकि मैगी को बॉस के तौर पर रेहान मिला था। रेहान मित्तल परिवार के बाकी लोगों की तरह नहीं था, उसके दिल में सबके लिए प्यार और इज्जत थी। इसीलिए रेहान को अपना बॉस पाकर मैगी हर दिन खुश रहती थी। हालांकि उसने कभी भी अपनी खुशी को जाहिर नहीं किया था। यही सब बातें मैगी के दिमाग में चल रही थी कि तभी कुछ सोचकर उसने रेहान से कहा, बॉस, इस बच्ची की जिंदगी बहुत ज्यादा दुखों से भरी हुई है। क्या आप सच में इसे अडॉप्ट करके इसका पालन पोषण करना चाहते हैं? मैगी की बात सुनकर रेहान ने हमें अपनी गर्दन हिलाई और फिर कहा, हमने इसे बचाया है, एक नई जिंदगी दी है, तो अब हम इसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर हम लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे, इसका साथ नहीं दे, तो टीना इतनी छोटी सी उम्र में कैसे अपनी जिंदगी जिगी? रेहान बहुत ज्यादा दयालु था और उसे सबकी चिंता रहती थी। हालांकि यह बात अलग है कि दुश्मनों के मामले में निशा के बताने के बाद जुनैद को बेहोश होने से पहले की सारी बातें याद आ गईं। निशा ने जुनैद को यह भी बता दिया था कि वह बच्ची अभी उसके वार्ड के अगले वाले वार्ड में ही है और काफी अच्छे से रिकवर कर रही है। तभी कुछ सोचकर जुनैद ने रेहान से हैरान होते हुए पूछा, रेहान, क्या आप सच में उस बच्ची को अडॉप्ट करने के बारे में डिसाइड कर चुके हैं? अरे हाँ, उस बच्ची का नाम क्या था? टीना श्रीवास्तव। जुनैद का सवाल सुनकर रेहान ने उससे कहा, हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उस बच्ची को अडॉप्ट करूंगा। मुझे लगता है कि उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बिना रिश्तेदार के यह बच्ची अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगी। हालांकि अगर उसे हमारे साथ नहीं रहना होगा तो हम उसे किसी अच्छे ऑर्फनेज में भेज देंगे। रेहान की बात सुनकर अमन ने उससे कहा, रेहान, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं। अगर आपकी जगह में होता तो शायद कभी भी इतना नहीं सोच पाता। अमन की ऐसी बात सुनकर ईशानी ने अपनी आंखें गोल गोल घुमानी शुरू कर दी। उसने अपने मन में सोचा कि उसका बॉयफ्रेंड सच में किसी काम का नहीं है। अमन की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा एमेरे होते हुए अपने नाक पर हाथ लगाकर कहा, असल में यह आइडिया मेरा नहीं है बल्कि मैगी का है, और मैं भी चाहता हूं कि वह टीना को अडॉप्ट करें और उसकी परवरिश करें। आगे चलकर मैगी ही टीना का सारा ध्यान रखेगी, मैं बस उसकी थोड़ी बहुत मदद करूंगा। जैसे ही वहां खड़क का तौर गया, बड़े लोगों ने रेहान की बात सुनी तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि किसी ने भी मैगी से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। हमेशा टफ रहने वाली और चुप रहने वाली मैगी के मन में किसी बच्ची के लिए इतनी दया और ममता देखकर जुनैद भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। जुनैद ने हैरान होते हुए कहा, वाओ, अब क्या मैगी अपने जैसा एक और चेला बनाने जा रही है? सबको पता था कि मैगी अपने आप में एक अनोखी बॉडीगार्ड थी, जिसे सब कुछ आता था, और उसकी ताकत और उसकी एबिलिटी की वजह से हर कोई उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस था। जब भी किसी लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मैगी अपने दुश्मन पर अटैक करती, इस वक्त जुनैद से ज्यादा उस छोटी बच्ची की हालत खराब थी। वैसे तो उस बच्ची को बाहरी तौर पर कोई खास चोट नहीं आई थी, पर इतनी देर तक उस घर में फंसे रहने की वजह से कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। और रही बात जुनैद की,
तो उसको बाहरी तौर पर भी बहुत तेज चोट लगी थी और अब उसे एक बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी से होकर गुजरना था। इसलिए इस वक्त रेहान और बाकी सब लोग सबसे ज्यादा जुनैद की सर्जरी को लेकर परेशान थे। ऑपरे थिएटर की लाइट बार बार जल रही थी और इसलिए अमन अभी तक शांति से बैठ भी नहीं पाया था। उसे इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी कि वह बार बार ऑपरेशन थिएटर के गेट के पास जाता और वापस रेहान के पास आ जाता। अमन को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर रेहान परेशान होने लगा। उसने थोड़ा चिंते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए एक जगह पर बैठ सकते हो? तुम्हारा तो पता नहीं, पर तुम्हें इस तरह देखकर मुझे चक्कर आ जाएंगे। रेहान की बात सुनकर अमन ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं परेशान हूं, इसलिए इधर उधर घूम रहा हूं। अमन की बात सुनकर ईशानी ने उससे कहा, सो व्हाट, तुम्हारे साथ हम सब भी तो परेशान हैं, पर तुम्हारी तरह हम तो इधर उधर नहीं घूम रहे। ईशानी की बात सुनकर अमन ने मुंह बनाते हुए कहा, सबका अपना अपना तरीका होता है, मुझे टेंशन हो रही है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अमन की बात सुनकर ईशानी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, चुपचाप यहां आकर बैठ जाओ, वरना अब मुझे गुस्सा आ जाएगा। जैसे ही ईशानी ने यह बात कही तो अमन तुरंत उसके बगल में जाकर बैठ गया, पर फिर थोड़ा सा दुखी होते हुए बोला, आज जुनैद की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूं। काश वह पत्थर मेरे ऊपर गिर जाता। मैं जुनैद को इस तरह से नहीं देख सकता हूं। इतना कहते कहते अमन की आंखों में हल्के आंसू आने शुरू हो गए थे। अमन अभी भी बहुत ज्यादा गिर्द में था और उसे लग रहा था कि यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। इस वक्त अमन को अपने आप से बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। उसका इस तरह से बिहेव करना रेहान को अंदर ही अंदर अखर रहा था। अमन को इससे परेशान देखकर रेहान ने उससे कहा, अमन प्लीज शांत हो जाओ, तुम अपने आप को इन सब के लिए ब्लेम क्यों कर रहे हो? ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह सब कुछ हो जाएगा। और तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि होश में आने के बाद जुनैद किसी भी बात के लिए तुम्हें दोषी ठहराए। सो रिलैक्स। रेहान के दिलासा देने पर अमन थोड़ा सा शांत हो गया था और उसका गिल भी अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। रेहान ने जब देखा कि उसकी कही हुई बातें अमन को थोड़ा रिलैक्स कर रही है तो वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, मैं एक बार जाकर उस छोटी बच्ची को देख लेता हूं। रेहान की बात सुनकर अमन ने उससे कहा, ठीक है रेहान, आप चले जाइए। अमन की बात सुनकर मैगी और रेहान आईसीयू में एडमिट उस बच्ची को देखने के लिए चले गए। इस वक्त उन लोगों को अंदर जाना अलाउड नहीं था, इसलिए यह दोनों सिर्फ बाहर बनी हुई छोटी सी ऑन ऑब्जर्वेशन विंडो से उस बच्ची को देख सकते थे। कुछ देर तक उस बच्ची को देखने के बाद रेहान अपने पास से गुजरते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर अब उस बच्ची की कंडीशन कैसी है? डॉक्टर जिसने मास्क पहना हुआ था उसने अपना मास्क नीचे किया और रेहान को बताया, उस बच्ची की एक्सटर्नल इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है। हालांकि उसका सिर किसी भारी चीज से टकराया जाता था और उसे काफी ज्यादा इन्फेक्शन भी हो गया है। बहुत ज्यादा देर तक ऑक्सीजन की कमी में रहने की वजह से इस बच्ची का ब्रेन भी थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है। जैसे ही रेहान ने ब्रेन डैमेज वाली बात सुनी तो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या कहा? ब्रेन डैमेज, अब उसकी हालत कैसी है? क्या वो बहुत ज्यादा सीरियस है? रेहान का सवाल सुनकर डॉक्टर ने कहा, फिलहाल कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बच्ची को ठीक करने के लिए हम जो भी कोशिश कर सकते थे हमने वह सारी कोशिशें कर ली हैं। अब उस बच्ची के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस स्थान है, किस तरह से रिकवर करती है। मिस्टर रेहान, जितना मुझे पता है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मुझे लगता है कि होश में आने के बाद इस बच्ची को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है और इसकी थोड़ी बहुत मेमोरी जा सकती है। अपनी बात कहकर वह डॉक्टर तो वहां से चला गया, पर रेहान अभी भी टेंशन में लग रहा था। उसने बहुत ज्यादा परेशान होते हुए उस बच्ची की तरफ देखा जो इस वक्त आईसीयू के हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। यह बच्ची किसी ऑर्डिनरी बच्ची से बहुत ही ज्यादा पतली थी और इस वक्त उसका यह छोटा सा शरीर बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट और सर्किट से भरा हुआ था। इतनी सी बच्ची को इस हालत में देखकर कोई भी इंसान दुखी हो सकता था। तभी रेहान ने बहुत ही धीमी आवाज में मैगी से पूछा, मैगी तुम्हें क्या लगता है, इस बच्ची की मेमोरी लॉस होना अच्छी बात हो या बुरी बात होगी? रेहान ने यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 10 साल से भी कम है, उसके लिए इतने भयंकर डिजास्टर में अपने पेरेंट्स को खो देना बहुत ही मुश्किल और दुखी कर देने वाली बात होगी। ऐसे में अगर इस बच्ची को यह बात याद नहीं रहती है
कि ऐसा भी कोई डिजास्टर हुआ था जिसमें उसके पेरेंट्स हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए थे। तो हो सकता है कि यह बच्ची जल्दी ठीक हो जाए और उसकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाए। वैसे भी इतनी छोटी सी बच्ची के लिए हर वक्त दुखी रहना और अपने आप को बेबस महसूस करने से तो अच्छा था कि वह बच्ची अपना बचपन अच्छे से जिए और इन सब बातों से अनजान रहे। 10 साल की उम्र के बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा सेंसिबल होते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरता हुआ देखना उन बच्चों के लिए जिंदगी भर का सदमा बन जाता है। ऐसे में रेहान को लगता था कि इस बच्ची का इन सब से दूर रहना ही ज्यादा सही होगा। रेहान काफी देर तक इंतजार करता रहा, पर मैगी का कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर रेहान ने जैसे ही अपना सिर उसे देखने के लिए पीछे की तरफ घुमाया तो वह एकदम हैरान रह गया। इस वक्त मैगी की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे और वह रो रही थी। रेहान ने आज तक कभी भी मैगी को इतना कमजोर नहीं देखा था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जो लड़की अपने एक हाथ से किसी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा तोड़ सकती है, जो लड़की इतनी छोटी सी जगह में भी लकड़ी का वह भारी भरकम दरवाजा तोड़कर उस बच्ची को बाहर लेकर आ सकती है, और जो लड़की हर वक्त रेहान की पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर घूमती थी, आज उसकी आंखों में आंसू देखकर रेहान अंदर तक बेचैन हो गया था। उसे हमेशा लगता था कि मैगी को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, और चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैगी हमेशा शांत और एक जैसी रहती है। रेहान ने मैगी को ध्यान से देखा और उसकी नजरों का पीछा किया तो उसे पता चला कि मैगी उस छोटी बच्ची को देखकर रो रही है। इस वक्त मैगी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। रेहान ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। मैगी असल में रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि उस बच्ची को देखकर मैगी को रोना क्यों आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि छोटी सी बच्ची का इतना भयानक और खतरनाक एक्सपीरियंस देखकर मैगी को उससे सिंपैथी हो रही हो। जैसे ही मैगी ने रेहान के मुंह से अपना नाम सुना तो वह एक बार के लिए हैरान रह गई और फिर रेहान से बोली, हम क्या हुआ बॉस? क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? मैगी का सवाल सुनकर रेहान ने उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है? मैं रेहान के इशारे से कहने पर मैगी ने अपनी आंखों के पास कंफ्यूज होते हुए हाथ रखा और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह अभी तक रो रही थी। इस वक्त मैगी की उंगली पर अपने ही ओ की एक बड़ी सी बूंद रखी हुई थी, जिसे देखकर मैगी को खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हैरान होते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता है क्यों, शायद उस बच्ची की ऐसी हालत देखकर मुझे एक अलग ही बेचैनी होने लगी और पता नहीं कब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। रेहान ने कुछ पल के लिए मैगी को ध्यान से देखा और उसके बाद बिना उसे कुछ कहे अपना चेहरा वापस सामने की तरफ कर लिया। रेहान को शायद थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि मैगी की आंखों में अचानक से आंसू क्यों आ गए थे, क्योंकि शायद उस बच्ची के साथ इस वक्त जो हुआ वह बहुत साल पहले मैगी के साथ भी हो चुका था। असल में मित्तल परिवार के लिए काम करने वाले ज्यादातर बॉडीगार्ड अनाथ हुआ करते थे। बचपन में किसी न किसी कारण से इनके माँ बाप इन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे और उसके बाद मित्तल परिवार इन्हें अपने साथ ले आता था। इन लोगों को मित्तल परिवार के साथ वफादारी सिखाई जाती थी और साथ ही साथ हर एक काम में माहिर किया जाता था। इसी ज्ञान और वफादारी के साथ यह लोग बड़े होते थे और बड़े होकर मैगी की तरह ही मित्तल परिवार के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे। मैगी के पास्ट के बारे में कभी भी रेहान को कुछ भी नहीं बताया गया था और ना ही रेहान ने खुद कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की थी, पर मित्तल परिवार का बेटा होने की वजह से रेहान को इतना अंदाजा तो था कि यह सारे बॉडीगार्ड्स जो हर वक्त उनकी सेवा के लिए हाजिर रहते थे, इन्हें कैसे ट्रेन किया जाता था और कहां से लाया जाता था। जब चौहान अंकल ने मैगी को रेहान के बॉडीगार्ड के तौर पर चुना था तो उसी वक्त रेहान को मैगी के बारे में सारी जरूरी जानकारियां दे दी गई थी। एक बार में सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद रेहान ने वह सारी इंफॉर्मेशन जला दी थी, क्योंकि मैगी का अतीत इस छोटी बच्ची की अभी की कंडीशन से भी 10 गुना ज्यादा डरावना और खतरनाक था। उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद रेहान को मैगी पर दया भी आ रही थी और उसकी किस्मत पर गुस्सा भी। पर सब जानते हुए भी रेहान उन पुरानी बातों को फिर से छेड़ना नहीं चाहता था। आज फिर उस छोटी बच्ची की वजह से मैगी अपने दिल में छुपे उस दर्द से एक बार फिर से गुजर रही थी। रेहान ने जब मैगी की हालत देखी तो उसने डिसाइड किया कि वह अब इस टॉपिक को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएगा ताकि मैगी और ज्यादा परेशान ना हो। कुछ देर तक आईसीयू में उस बच्ची के पास बैठे रहने के बाद रेहान मैगी को लेकर जुनैद के ऑपरेशन थिएटर की तरफ उसे देखने के लिए जाने लगा। रास्ते में मैगी, जो अभी तक पूरे रास्ते एकदम चुप थी, उसने अचानक रेहान से पूछा,
बॉस, जब उस बच्ची को होश आ जाएगा तो उसके बाद उस बच्ची का क्या करना है? यह सवाल सुनकर रेहान 1 मिनट के लिए एकदम हैरान रह गया और उसके बाद कुछ सोचकर बोला, मैंने इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। मुझे सबसे पहले बस इसे बचाने की जल्दी थी, इसलिए बाकी चीजों के बारे में मैं सोच ही नहीं पाया। इस बच्ची को रेस्क्यू किए हुए अभी तक सिर्फ आधा दिन हुआ था और इस आधे दिन में रेहान और बाकी सब लोग बस इस बच्ची को और जुनैद को हॉस्पिटल पहुंचाने की जल्दी में थे। इसलिए रेहान का खुद का ध्यान भी इस बात पर बिल्कुल नहीं गया कि जब यह बच्ची होश में आ जाएगी तो इसे कहां रखा जाएगा और कैसे इसकी देखभाल की जाएगी। इस बच्ची के पेरेंट्स उस डिजास्टर में मारे जा चुके थे और रेहान नहीं जानता था कि इस बच्ची का कोई और रिश्तेदार है या नहीं। अगर कोई रिश्तेदार नहीं निकला तो शायद यह बच्ची अनाथ हो जाएगी और इसके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं रहेगा। यह सारी बातें सोचकर रेहान ने मैगी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हमें क्या करना चाहिए? रेहान का सवाल सुनकर मैगी एक गहरी लंबी सोच में चली गई और उसके बाद थोड़ा झकते हुए बोली, अगर इस बच्ची का कोई और रिश्तेदार नहीं हुआ तो क्या बॉस, आप मुझे इस बच्ची का ख्याल रखने देंगे? जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो वह एकदम दंग रह गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मैगी की सोच इस तरह की भी हो सकती है। हमेशा एक्सप्रेशनलेस चेहरा रखने वाली मैगी के अंदर इतनी ममता हो सकती है। मैगी की बात सुनकर रेहान काफी देर तक कुछ सोचता रहा और उसके बाद उसने मैगी से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैगी एकदम हैरान रह गई। रेहान ने जब मैगी से पूछा कि क्या उसके पास कोई अच्छा आइडिया है, तो मैगी ने रेहान से कहा कि अगर इस बच्ची का कोई भी रिश्तेदार नहीं निकला तो वह खुद इस बच्ची को अपने पास रखेगी। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो वह एकदम हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा सख्त दिखने वाली मैगी के अंदर भी इतनी ममता छुपी होगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, अगर तुम इस बच्ची को पालना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है और बच्चों को कैसे पाला जाता है इसका तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। थिंक अच्छा ये रहेगा कि हम दोनों मिलकर इस बच्ची को बड़ा करें। जैसे ही मैगी ने रेहान की कही बात सुनी तो उसका चेहरा अगले ही पल शर्म से हल्का गुलाबी हो गया। तभी अचानक से रेहान को भी रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी मैगी से क्या कह दिया है। मैगी को शर्माता हुआ देखकर रेहान भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए अपनी नाक को स्क्रैच करने लगा। इसी तरह बातें करते हुए जब ये दोनों जुनैद के ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे तो इन्हें किसी के जोर जोर से बहस करने की आवाज आने लगी। जैसे जैसे वे और ज्यादा पास जाते गए, बहस करने की आवाज और तेज होती गई। आवाज सुनकर मैगी और रेहान दोनों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। इस वक्त इन दोनों के मन में एक ही जैसे ख्याल आ रहे थे कि कुछ तो यहां पर हुआ है, क्योंकि अमन की वजह से जुनैद को जो ऑपरेशन थिएटर इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवाया गया था और कोई नॉर्मल टी नहीं था बल्कि काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। नॉर्मली जब भी कोई ऑर्डिनरी इंसान हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी के लिए आता था तो उन लोगों को हॉस्पिटल के फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट जाता था और इस वक्त जुनैद के लिए जो ऑपरेशन थिएटर प्रोवाइड करवाया गया था वह बाकी लोगों के लिए ओपन नहीं था। यहां पर सिर्फ सुपर हाई क्लास लोग ही एडमिट हो सकते थे। जैसे कि इस वक्त अमन गुप्ता परिवार का बेटा होने के नाते जुनैद को यहां लेकर आया था, इसलिए तुरंत पूरा हॉस्पिटल उनकी सेवा में हाजिर हो गया था। और फिर जुनैद भी तो खान परिवार का बेटा था, इसलिए कोई भी अमन और जुनैद को ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता था। सामने चल रही बहस को सुनकर रेहान को इतना समझ आ गया था कि यह दुनिया जितनी अच्छी बातें करती है उतनी अच्छी है नहीं। यहां कोई भी रियलिस्टिक नहीं है, चाहे कितनी भी बराबरी की बातें कर ली जाए, पर अमीर को जो फैसिलिटी मिलती थी वह आम लोगों के लिए नहीं थी। इस वक्त अगर आपको इतने वीआईपी एरिया में ऑर्डिनरी लोगों की लाइन लगी हुई दिखे तो समझ जाना चाहिए कि हालात कुछ ठीक नहीं है। और कुछ ऐसा ही नजारा इस वक्त जुनैद के ऑपरेशन थिएटर का था, जहां पर अनजान लोग भरे हुए थे। हालांकि इन सब के बीच रेहान को बस इतना समझ आ रहा था कि यहां कुछ ना कुछ हुआ है। रेहान को पता था कि जुनैद की सर्जरी अभी भी चल रही है, इसीलिए रेहान और मैगी घबराते हुए भागकर उस ऑपरेशन थिएटर में गए। उन लोगों को डर लग रहा था कि कहीं जुनैद को तो कुछ नहीं हो गया। जैसे ही रेहान और मैगी ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे तो वहां कोन में उन्हें एक यंग मैन खड़ा हुआ दिखा जो काफी लग्जरी कपड़े पहने हुए थे और साथ में वहां पर अमन भी था जो कुछ सब बदन से तेज आवाज में बात कर रहा था। तभी कान पर खड़ा वो हैंडसम सा लड़का थोड़ी तेज आवाज में बोला, मैं अब भी
और इसी वजह सर्जन विश्नोई से मिलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वह मेरे दादाजी की सर्जरी करे। मैं भी देखता हूं कि कौन मुझे रोकता है। इस लड़के की बात सुनकर अमन ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी बेवकूफ आदमी, मेरा दोस्त अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है और उसकी सर्जरी चल रही है और तुम्हें अपने दादाजी की पड़ी है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम ऑपरेशन खत्म होने से पहले सर्जन विश्नोई से बात करके उन्हें अपने साथ ले जा सको? अमन की धमकी सुनकर उस लड़के ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा? तुम सभी लोग अभी इसी वक्त अंदर जाओ और डॉक्टर विश्नोई को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। इतना कहकर उस लड़के ने अपने साथ आए हुए सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे दिया। भला ये सारी बातें देखकर रेहान कैसे किसी को भी जुनैद की सर्जरी में मुश्किलें खड़ी करने दे सकता था? रेहान ने तुरंत तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मैं भी देखना चाहता हूं यहां किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे दोस्त की सर्जरी को बीच में रोक सके। जैसे ही रेहान ने चिल्लाकर अपनी बात कही तो वहां खड़े बाकी सब लोग एक बार के लिए हैरान रह गए। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि अमन के साथ यहां पर कोई और भी मौजूद होगा जो उसकी मदद करेगा। रेहान की आवाज सुनकर लग्जरी कपड़े पहने वो लड़का अपनी आंखों की बहों को उचका हुए बोला, अब तुम कौन हो? उस लड़के की बात सुनकर रेहान ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारा बाप हूं। जैसे ही सामने खड़े लड़के ने यह बात सुनी तो एकदम से हैरान रह गया। तभी उस लड़के के साथ आए एक सबॉर्डिनेट ने गुस्से से चिल्लाते हुए रेहान से कहा, ओ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस से ऐसे बात करने की? और इतना कहकर वह सबॉर्डिनेट गुस्से से अपना एक पैर पीछे लेकर तेज दौड़ता हुआ रेहान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। जब रेहान ने देखा कि वह आदमी उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा है, तब भी रेहान ने अपना एक कदम भी पीछे नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड मैगी उसके बगल में खड़ी है। इसलिए जैसे ही वह सबॉर्डिनेट रेहान को मारने के लिए उसके पास आया तो मैगी जो रेहान के पीछे खड़ी थी तुरंत एक्शन मोड में आ गई और जोर से एक आवाज आकर उस आदमी को मारी, जिससे वह आदमी सीधे उछलते हुए ऊपर सीलिंग फॉल से जाकर टकराया। यह नजारा देखकर वहां खड़े सभी लोग एकदम हैरान रह गए, सिवाय रेहान और अमन के। और इसके बाद उस लड़के के साथ आए हुए बाकी सबधन ने रेहान की तरफ देखने की तो हिम्मत भी नहीं की। रेहान का एटीट्यूड और टेम्पर यूजुअली हमेशा अच्छा रहता था और वह कभी भी किसी को भी परेशान करने के बारे में या उनसे लड़ने के बारे में नहीं सोचता था। पर आज बात कुछ और थी। इस सबॉर्डिनेट ने आज रेहान पर हमला करने की कोशिश की थी। ऐसे में रेहान कैसे इस आदमी को इतनी आसानी से जाने दे सकता था? क्या सच में यह लड़का सिर्फ अपने मतलब के लिए एक अंडरगोइंग सर्जरी को रोक सकता था? अगर रियल फैक्ट को साइड में रख दे तो भी साफ साफ पता चल रहा था कि इस आदमी में इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं थी। इसे सिर्फ अपने दादाजी की पड़ी थी। जबकि इस लड़के की इस हरकत की वजह से जुनैद की जान को खतरा हो सकता था। यही सब सोचकर रेहान ने उस लड़के से बातचीत करने के बजाय सीधे उसे धमकी दे दी थी। रेहान ने पहले ही उस लड़के की बात सुन ली थी कि उसके दादाजी की तबीयत खराब है और वह यहां पर सर्जन विश्नोई को लेने के लिए आया है। रेहान का यह सोचना था कि इलाज का अधिकार सबको है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वह एक इंसान को बीच में अधमरा छोड़कर अपने मतलब के लिए ऊटी में से सर्जन को ले जाए। और जो बात रेहान को सबसे ज्यादा बुरी लग रही थी वो यह थी कि इस लड़के में सब्र नाम की कोई चीज नहीं थी। जब यह लड़का अच्छे से जानता था कि पहले ही किसी का ऑपरेशन चल रहा है, पर फिर भी वह ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाकर सर्जन को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उस यंग लड़के ने गुस्से से रेहान से कहा, अगर तुम वापस बीच में आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने पहले ही सर्जन विश्नोई को सर्जरी रोकने और मेरे साथ चलने के लिए कह दिया है। अब मैं भी देखता हूं कि किस्म इतनी हिम्मत है जो मुझे सर्जन विश्नोई को अपने साथ ले जाने से रोक सके। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो उसके बाद तुम लोगों के साथ जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। इस लड़के की धमकी सुनकर रेहान ने इस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें सर्जन विश्नोई से मिलना है, मिलो, उन्हें ढूंढना है, ढूंढो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, पर तुम्हें सर्जरी पूरी होने तक का इंतजार करना होगा, वरना मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर अभी भी तुमने सर्जरी रोकने की कोशिश की तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। रेहान की धमकी सुनकर उस लड़के ने रेहान से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करने की कोशिश की है।
मैं उम्मीद करता हूं कि तुम आगे भी अपने इसी एटीट्यूड के साथ मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार रहोगे। मेरा नाम याद रखना, मैं रुद्र रॉय हूं। इतना कहकर रुद्र ने कुछ देर के लिए रेहान को अपनी जलती हुई आंखों से घूरा और उसके बाद अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। रुद्र के वहां से जाने के बाद रेहान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह इंसान तो बहुत ही ज्यादा घटिया है कौन ये, और इसकी हिम्मत कैसे हुई? यहां आकर परेशानी खड़ी करने की रेहान की बात सुनकर अमन उसके पास आया और उससे बोला, रेहान, अभी अभी जो लड़का यहां से गया है वह कोई आम लड़का नहीं है, यह रॉय परिवार का बेटा है। वही रॉय परिवार जो इस पूरे देश पर अपनी ताकत के लिए मशहूर है। यह इस देश के 4 बड़े परिवारों में से एक परिवार से है। शुरू में अमन को भी नहीं पता था कि यह लड़का कौन है, पर जाते जाते जब उस लड़के ने अपना नाम बताया तब जाकर अमन को इसकी असली पहचान का पता चला। देश पर राज करने वाले 4 सबसे पावरफुल फैमिली में से एक होने के कारण इस लड़के का इतना घमंडी होना तो बनता था। हालांकि इस लड़के को यह नहीं पता था कि जिससे उसने अभी अभी पंगा लिया है वह भी इस पाती है भी कोई आम लोग नहीं है। रेहान और अमन को रॉय परिवार से बिल्कुल डर नहीं लगता है। कुछ टाइम पहले इस देश के एक और पावरफुल परिवार के बेटे ने रेहान से पंगा लेने की कोशिश की थी। शिवम मेहरा, जिसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा गुरूर था, उसके सारे आदमियों को रेहान ने अपने आइलैंड पर या तो मरवा दिया था या फिर बंदी बना लिया हुए था। अमन की बात सुनकर रेहान ने अपने उसी एटीट्यूड में कहा, यह 4 बड़े परिवारों में से एक है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि यह बाकी लोगों को इंसान समझना ही बंद कर दे। से अगर तुम चाहो तो मैं यहीं रुक कर उसके वापस आने का इंतजार कर सकता हूं। हो सकता है अभी भी उसकी अकड़ कम ना हुई हो और वह फिर से कोई नया तमाशा दिखाने यहां आ जाए। रेहान की बात सुनकर अमन ने उससे कहा, हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। रेहान, जुनैद की सर्जरी अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हम किसी को भी फिर से इस ऑपरेशन में दखल नहीं देने दे सकते हैं। अमन की बात सुनकर रेहान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने दुश्मन को कमजोर समझने की भूल करें। मैं अभी जरूरी इंतजाम कर देता हूं। इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से माइब से फोन निकाला और किसी को फोन मिला दिया। इस वक्त रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर विमन पूरे आइलैंड की पेट्रोलिंग का काम संभाल रहा था और साथ ही साथ डायरेक्टर नवीन की मूवी में एक्टर के तौर पर काम भी कर रहा था। तभी उसके पास रेहान का कॉल आया। रेहान और बाकी सब लोग कुछ दिनों के लिए जुनैद के पापा की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए औरंगाबाद गए हुए थे। इसीलिए विमन और बाकी सब लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि वहां पर इस वक्त क्या चल रहा था। और फिर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर भी कोई खास अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। इस वक्त इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें दुनिया से अलग करके इस आइलैंड पर रहने के लिए छोड़ दिया हो। इसीलिए इन लोगों को औरंगाबाद में आई हुई डिजास्टर के बारे में भी कुछ पता नहीं चला था, क्योंकि ना ही तो यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल था और ना ही टेलीविजन, और विमन और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को यह भी नहीं पता था कि रेहान और बाकी सब लोगों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और अपनी जान को खतरे में डाला है। अब अचानक से अपने फोन पर रेहान का कॉल आता हुआ देखकर विमन ने अपने मन में सोचा कि जरूर रेहान और बाकी सब लोग वापस आयज आ गए होंगे और जरूर रेहान को इस वक्त उसकी मदद की जरूरत होगी। यही सोचकर विमन ने अपना फोन उठाया और रेहान से कहा, बॉस, आप लोग वापस यजू आ गए। तभी रेहान ने उससे कहा, हाँ, मैं इस वक्त यजू के हॉस्पिटल की 3rd बिल्डिंग में हूं। तुरंत कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने साथ लेकर इस पूरी बिल्डिंग को अपने कंट्रोल में ले लो और यहां का चार्ज संभालो। एक मक्खी भी मेरी इजाजत के बिना अंदर नहीं आनी चाहिए। क्या होगा अब? क्या सच में रुद्र अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए वापस हॉस्पिटल में आएगा? जैसे ही विमन ने रेहान का फोन उठाया और उससे पूछा तो रेहान ने उसे कहा कि वह तुरंत अपने कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर यजू के हॉस्पिटल की 3री बिल्डिंग पर आ जाए और पूरी बिल्डिंग का चार्ज संभाले बिना बना उसकी इजाजत के एक पंछी भी यहां पर नहीं आना चाहिए। रेहान की बात सुनकर विमन एकदम शॉक्ड हो गया। उसने हैरान होती हुए पूछा, यजू हॉस्पिटल? बॉस, आप? विमन आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही रेहान ने उससे कहा, नहीं, मुझे नहीं, जुनैद को चोट आई है। अभी और ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी करो और जल्द से जल्द यहां पहुंचो। एक काम करो, कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को हेलीकॉप्टर के थ्रू पहले यहां भेज दो और बाकी सब बोट लेकर आ जाओ। रेहान का इंस्ट्रक्शन मिलते ही विन ने कहा, ओके बॉस, हम तुरंत वहां पहुंचते हैं। इतना कहकर विमन ने तुरंत फोन रख दिया और अपने सारे साथियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ
जब रेहान ने अपना फोन रखा तो अमन ने रेहान से कहा, रेहान, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी यह अपना शहर है, ना कि उन 4 बड़े परिवारों का दिल्ली शहर। अमन की बात सुनकर रेहान ने कहा, मैं यह सब कुछ उन लोगों से डर कर नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अब किसी भी हाल में जुनैद की सर्जरी ना की और कोई भी राशगैरा आकर उसकी सर्जरी रोकने की कोशिश ना करे। मैं बस इतना चाहता हूं कि इस दौरान कोई भी नई मुसीबत हमारे गले ना पड़े। रेहान की बात सुनकर अमन ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, शायद आप सही कह रहे हैं। मैं एक काम करता हूं रेहान, मैं भी अपने कुछ लोगों को यहां बुला लेता हूं। इतना कहकर अमन साइड में जाकर किसी को फोन करने लगा। अपने ही शहर में होने की वजह से अमन के लिए लोगों को इकट्ठा करना ज्यादा आसान था और वह कम टाइम में रेहान से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकता था। हालांकि जल्दी ही विमन हेलीकॉप्टर से उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर पहुंच गया था। काफी कम टाइम में विमन बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर यहां आ गया था। असल में रेहान ने उसे जल्दी आने के लिए कहा था, इसीलिए विमन अपने साथ हेलीकॉप्टर के थ्रू सिर्फ 7 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आया था। हालांकि उन सभी के पास इस वक्त हथियार थे। रेहान से मिलकर विमान ने उससे कहा, बॉस, मैं कुछ लोगों को अपने साथ ले आया हूं और बाकी सब लोग जल्दी ही यहां पहुंच जाए। विमन की बात सुनकर रेहान ने हमें अपनी गर्दनें हिलाई और उन लोगों को ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस ऑपरेशन थिएटर में जुनैद की सर्जरी चल रही है। मुझे लगता है कि इस सर्जरी को पूरा होने में अभी टाइम लगने वाला है। तुम लोगों को यह ध्यान रखना है कि कोई भी इस सर्जरी में अंदर जाकर सर्जन को डिस्टर्ब ना करे। रेहान की बात सुनकर विमन ने तुरंत कहा, मैं समझ गया बॉस, ऐसा ही होगा। अभी तक रेहान ने अपने लोगों को यहां बुला लिया था और वहीं दूसरी तरफ रुद्र, जो कुछ देर पहले ही यहां से गया था, वो भी अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा था। इनफैक्ट रुद्र कहीं और नहीं गया था, बल्कि हॉस्पिटल के बगल में ही जो होटल था वहां रुका हुआ था। असल में रुद्र उस सर्जरी को बीच में रोकने के लिए इसलिए जा रहा था क्योंकि उसके दादाजी को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। रुद्र के दादाजी की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और उनकी बीमारी भी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं थी। वैसे तो दिल्ली में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी थी, पर जो मेडिकल सर्जन उसके दादाजी का इलाज कर रहे थे, उन्हें सर्जरी करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। इसलिए यह लोग चाहते थे कि उनके पास एक सीनियर सर्जन हो। रुद्र को सर्जन वगैरह के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उसने उस मेडिकल टीम से पूछा कि कौन सा सर्जन बेस्ट रहेगा। उस वक्त कुछ डॉक्टर्स ने बताया था कि सर्जन विश्नोई इस दुनिया के बेस्ट सर्जन हैं। अगर वे चीफ सर्जन बनकर इन लोगों को गाइड करते हैं तो डेफिनेटली यह सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है। इसीलिए जैसे ही रुद्र को सर्जन विश्नोई के बारे में पता चला, वह तुरंत उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगा। तभी उसे कहीं से पता चला कि सर विश्नोई इस वक्त इंटरनेशनल मेडिकल एक्सचेंज मीट के लिए यजू आए हुए हैं, और इतना पता चलते ही रूट डायरेक्ट अपनी प्राइवेट प्लेन लेकर सीधे यहां आ गया। यहां आने के बाद रुद्र को पता चला कि सर्जन विश्नोई पहले से ही किसी ऑपरेशन में लगे हुए हैं और जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। रुद्र में सब्र नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए यहां आते ही उसे अपने दादाजी की इतनी चिंता हो रही थी कि वह बीच ऑपरेशन में से सर्जन विश्नोई को ले जाने के लिए जाने लगा। हालांकि जैसे ही रुद्र ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगा तो अमन और रेहान ने उसे वहीं रोक लिया। यहां आते वक्त रुद्र अपने